जासूसों का गांव। सरजीत सिंह दिसंबर 1981 की एक सर्द रात को अपने गांव से पाकिस्तान में जासूसी के लिए निकला। तब उसकी उम्र 42 बरस थी। बीवी और बच्चों से जुदा होते हुए कहने लगा कि वो बहुत जल्द वापस लौट आएगा। तब इसकी दाढ़ी मुकम्मल सियाह थी। ताहम वो जल्द वापस ना लौट सका। घर वालों को उसकी कोई खबर ना थी। पहले वो इंतजार करते रहे, लेकिन फिर वो मायूस हो गए और फिर उन्होंने सोच लिया कि सरजीत अब इस दुनिया में नहीं होगा। लेकिन फिर वो 73 बरस की उम्र में 27 मई 2012 को भारत की सरजमीन पर पहुंच गया। अब इसकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। जब वो वापस अपने गांव पहुंचा तो कहने लगा कि पाकिस्तानी जेलों में बड़ी तादाद में भारतीय कैदी मौजूद हैं। इनमें तनवीर ठाकुर, नम्रता बीजी, अबूजिंद राजनेश शर्मा भी शामिल हैं। सब के सब जासूसी के जुर्म में कैद हैं। इनमें से ज़्यादातर अमृतसर और गुरदासपुर के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं। सरजीत सिंह लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद तन्हाई में पड़ा रहा। किसी को इससे मिलने की इजाज़त नहीं थी। वो मौत का इंतज़ार करता रहा। वो जेल में था तो भारत की मईशत बढ़ोतरी की तरफ माइल रही, लेकिन सरजीत सिंह के ख़ानदान में उसके अजीज़ एक एक करके मरते चले गए। जब वो वापस आया तो इसका बड़ा बेटा, 4 भाई, बाप और 2 बहनें इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थीं। सरजीत सिंह का कहना था कि ये भारतीय हुकूमत ही थी जिसने मुझे पाकिस्तान भेजा। मैं वहां अपनी मर्जी से नहीं गया था। भारतीय हुकूमत ने सरजीत सिंह इल्ज़ाम आयद किया कि उसने सस्ती शोहरत के लिए ये दावा किया। सरजीत सिंह ने बताया, मेरी गैर मौजूदगी में हुकूमत मेरे घर वालों को 150 रुपये माहाना रकम फराहम करती रही। अगर मैं इनके लिए काम नहीं करता था तो वो किस लिए मेरे घर वालों को मुआवजा देती रही। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री सबूत मौजूद है। उसने बताया कि इसने पाकिस्तान में रहकर मुतअद्दिद पाकिस्तानियों को भारत के लिए काम करने पर तैयार किया। वो पहले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF में काम करता रहा। 1968 में खेती बाड़ी करने लगा। 70 की दहाई में भारतीय फौज ने इसे जासूसी के लिए रिक्रूट किया। मजमूई तौर पर 85 चक्कर लगाए। जब भी पाकिस्तान जाता, वापसी पर अपनी फौज के लिए मतलूबा दस्तावेजात का पुलंदा लेकर आता था। उसने बताया, मैं हमेशा मुतय्यन दिन से अगले रोज वापस भारत में दाखिल होता था। मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। ताहम जब आखिरी चक्कर लगाया तो सब कुछ खतरनाक हद तक बदल गया था। दरअसल मैं एक पाकिस्तानी एजेंट की रिक्रूटमेंट के लिए पाकिस्तान गया था। जब उसे लेकर वापस आने लगा, सरहद पर एक भारतीय सिक्योरिटी एहलकार ने इसकी बेइज्जती कर दी। उसने इसे थप्पड़ भी मारा और भारत में दाखिला से रोक दिया। एजेंट भी बहुत मुश्तइल हो गया। चुनांचे में इसे वापस लाहौर ले गया। वहां जाकर 1985 ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुक्काम के सामने मेरी शनाख्त जाहिर कर दी। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी एजेंसी मुझे इंट्रोगेशन के लिए अपने साथ ले गई। अदालत ने सजाए मौत सुना दी। 1979 में सदर गुलाम इसहाक खान ने इसकी मुआफ़ी की दरख्वास्त कबूल कर ली। वो कहता है कि कोट लखपत में कम अज़ कम 20 भारतीय कैदी मौजूद हैं, लेकिन भारतीय हुकूमत को उनकी कोई फिक्र ही नहीं है। इनमें करपाल सिंह भी है। हुक्काम भूल गए हैं कि ये कैदी भी किसी के शौहर, किसी के बेटे और किसी के भाई हैं। इंडिया में जासूसों के गांव के नाम से मशहूर एक कस्बा जहां से कई लोग इंडिया के लिए जासूसी करने पाकिस्तान गए। द्वाहे नामी गांव जो पाकिस्तानी सरहद का करीबी गांव है, यहाँ का बर्बाशनित पाकिस्तान में जासूसी की खिदमात सरंजाम दे चुका है। किसी का शौहर, किसी का बेटा, किसी का भाई और किसी का बाप। हर कोई पाकिस्तान में अपना वक्त गुजार के वापस आ चुका। अलबत्ता बाज़ पाकिस्तानी जेलों में मौजूद हैं। बाज़ को सरजीत सिंह की तरह अशरों तक कैद में रहना पड़ा और फिर रिहाई मिली और अब वो अपने ख़ानदान का हिस्सा है। अमृतसर और गुरदासपुर के अजला से हज़ारों अफराद भारतीय बड़ी खुफिया एजेंसी रा और दीगर खुफिया एजेंसियों के लिए खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। सरजीत सिंह ने भारतीय कौमी टीवी चैनल दूरदर्शन पर एतराफ़ किया कि इसने रा के लिए जासूसी की खिदमात सरंजाम दी थी। ताहम हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर इस बयान की तरदीद आ गई। याद रहे कि मज़कूरे बाला अजला के जासूस देहातों में हर कोई बरसर आम अपने जासूस होने का एतराफ़ कर रहा होता है।
बहुत से लोग समझते होंगे कि भारतीय जासूस देहातियों को अजीम कौमी खिदमत सरअंजाम देने के एवज भारी भरकम मुआवजा और बेहतरीन सहूलियात हासिल, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। उन्हें पुरकशिश मुआवजा मिलता है, न ही अहदाफ हासिल करने पर कोई बड़ा इनाम, हालांकि वो जान पर खेल कर ये खिदमात सरअंजाम देते हैं। ये बात कहने की नहीं कि ये जासूस उन खुफिया एजेंसियों के लिए आंखें और कानों का दर्जा रखते हैं, ताहम उन सारे जासूसों के दरमियान एक ही कदर मुश्तरक है कि ये इंतहाई गरीब हैं। अक्सरियत दलित हैं, खास तौर पर ऐसे दलित जो ईसाई भी हैं। उनके पास कोई जायदाद नहीं। सरजीत सिंह मुजाब सिख दलित है। माशी और सनती एतबार से पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले ये नौजवान ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं होते, इसलिए जब ज़िंदगी गुजारने के लिए वसाइल तलाश करते तो वो भारतीय एजेंसियों के हत्थे चढ़ जाते हैं। वो बरसर आम कहते हैं कि जब एजेंसियों का मकसद हासिल हो जाता है तो वो उन्हें टिश्यू पेपर की तरह फेंक देती है। बिलखुसूस अगर वो पाकिस्तान में गिरफ्तार हो जाएं तो उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं की जाती। इनसे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी जाहिर की जाती है। अगर वो किसी भी तरह से रिहाई पाकर वापस भारत आ जाएं तब भी कोई उन्हें अपना नहीं मानता, बल्कि स्मगलर करार दे देते हैं। दुआहे गांव का एक बासी जो कि साबिका जासूस है कहता है कि राह उनसे मुआहिदा करती है, अगर कोई जासूस पकड़ा गया तो वो हमारे लिए ऐसा ही होगा जैसे हम इसे कभी जानते ही ना थे। उसने पाकिस्तानी जेलों में 17 बरस गुजारे, लेकिन फिर उसे अपने ही मुल्क में ये साबित करने के लिए तवील अदालती जंग लड़ना पड़ी कि इसने मुल्क के लिए खिदमात सरअंजाम दी है। उसने बताया, मैंने 1983 में राह के लिए कम शुरू किया। पाकिस्तान के 5 चक्कर लगाए। आखिरी बार गया तो 1988 में गिरफ्तार हो गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मुझसे एक खत बरामद कर लिया जो भारत से आया था। उन्होंने शिकंजा लगाकर मुझे गिरफ्तार कर लिया, मुझे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने मेरे जिस्म को तोड़ फोड़ कर रख दिया। यही वजह है कि अब मैं किसी किस्म का जिस्मानी काम नहीं कर सकता। मैं पाकिस्तानी जेल में मार्च 2005 तक रहा। वो कहता है, मुझसे धोखा किया गया, मुझे कोई मुआवजा नहीं मिला। अब मेरे पास इस कदर रकम भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल से आगे पढ़ा सकूं। जब तक मैं राह के लिए काम करता रहा मुझे माहाना 1500 रुपए मिलते रहे। जब मैं गिरफ्तार हुआ, राह ने मेरे घर वालों को मुआवजा देना बंद कर दिया। मैंने अपने मुल्क के लिए काम किया, लेकिन मेरी खिदमात का एतराफ़ न किया गया। कश्मीर सिंह 2008 में भारत वापस आया। वो 35 बरस तक पाकिस्तानी जेलों में रहा, लेकिन कभी तस्लीम नहीं किया कि वो जासूसी के मिशन पर था। लेकिन जब वो रहा हैकर भारतीय सरजमीन में दाखिल हुआ तो उसने बॉर्डर पर खड़े होकर ही नारा लगा दिया कि वो पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी करता रहा। बाद अज़ जब भारतीय पंजाब हुकूमत ने कश्मीर सिंह के लिए कुछ मुआवजा मंजूर किया तो उसने अपना ये बयान वापस ले लिया। गोहल दास, जिसे पाकिस्तान ने 27 बरस बाद रहा किया, का कहना है कि पाकिस्तान में जितने भी भारतीय जासूस गिरफ्तार हैं या जो गलती से सरहद पार गए, भारतीय हुकूमत उनकी रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रही। गोपिल दास 1984 में गलती से पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो गया था, वहां इसे जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। जिला गुरदासपुर का ये गांव दुआहे किसी दौर में जासूसों का गांव कहलाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गांव की नई नस्ल अपने बड़ों के नक्श कदम पर चलने में दिलचस्पी नहीं रखती। अब इस गांव में पुराने जासूसों में डेविड और डैनियल ही बाकी रह गए। दोनों पाकिस्तानी जेलें काट चुके हैं। डेविड अब फालिज का शिकार है, चारपाई से लगा हुआ है। इसके 2 बेटे ही खानदान के लिए कमाते हैं, जबकि डैनियल दलित ईसाई रिक्शा चलाता है। इसके बच्चे छोटे हैं, कोई मजदूरी करने के काबिल नहीं हैं। डैनियल और डेविड जब जासूस नहीं थे तो भारत से पाकिस्तान में शराब स्मगल करते थे। डैनियल कहता है, शराब की स्मगलिंग अपना पेट पालने के लिए करते थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हमारे सोर्स हमें वो सब कुछ फराहम कर देते थे जो हम मांगते थे। हम कुछ तस्वीर मांगते थे या फिर पाकिस्तानी अखबारात, मैगजीन, पाकिस्तानी रेलवे का टाइम टेबल। बाज़ औकात हमें किसी पाकिस्तानी शहरी को भी भारत में लाना होता था। डैनियल कहता है, अब हमारे गांव में ज्यादा जासूस नहीं है। अशोक चंद साल पहले मर गया। सतपाल एक पाकिस्तानी जेल में मर गया। कोई भारतीय एजेंसी हमारे घर वालों की मदद को नहीं आती।
اس لیے لوگ کمائی کے دیگر ذرائع کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ ایرا اور دوسری خفیہ ایجنسیوں کے حکام بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ڈینیل جیسے جاسوسوں کی باتیں مکمل طور پر غلط نہیں ہیں۔ خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے سرحد پار معلومات حاصل کرنے کے لیے جاسوس بھیجا جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگرچہ ٹیکنالوجی اور رابطوں کے طریقہ کار میں جدت نے اس انحصار کو کسی حد تک کم کر دیا ہے، لیکن جسمانی طور پر جاسوسوں کی موجودگی کی اہمیت اپنی جگہ قائم ہے۔ دوسری جانب روایتی حریف انڈیا اور پاکستان کے درمیان مشترکہ ثقافت، زبان اور دیگر عوامل جاسوسی کے اس عمل میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کا ایک دوسرے کے یہاں جاسوس بھیجنا عام بات ہے۔ وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں، 20 سال، 30 سال جیل میں رہتے ہیں، پھر ان کو اپنے ملک بھیج دیا جاتا ہے۔ ڈینیل اکیلے نہیں ہیں۔ وہ بتاتے ہیں ان کا سرحدی گاؤں انڈیا میں جاسوسوں کے گاؤں کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں سے کئی لوگ انڈیا کے لیے جاسوسی کرنے پاکستان گئے، جن میں سے متعدد جاسوس معاوضے سے محروم ہیں۔ انڈین ماہرین کے مطابق انڈیا کے سرحدی اضلاع میں لوگوں کا خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام کرنا اور جاسوسی کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرنے والے مبینہ جاسوسوں میں سے بہت سے اب فوت ہو چکے ہیں اور زیادہ تر میڈیا سے بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ڈینیل کا گاؤں کسی بھی عام انڈین گاؤں کی طرح ہے۔ پرانی اور ادھوری عمارتیں، تنگ گلیاں اور ان میں سرسراتی ہوئی موٹر سائیکلیں، ادھر ادھر بیٹھے بے روزگار نوجوان۔ ان کے مطابق ان کے مطالبات بہت معمولی ہیں: معاوضہ اور ملک کے لیے خدمات کا سرکاری اعتراف۔